आज हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। बट कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि क्या ये दोनों सेम है। क्या ये दोनों सेम हैं? ज़रूर, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है और इकोनॉमिक टेरिटरी नैरो सेंस में यूज किया जाता है। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री जहाँ तक फैला हुआ है वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ओके, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं कि इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड। मतलब क्या इसका कि एक हमारा देश जहाँ तक फैला है वो तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, बट क्या सर ऐसा भी होता है क्या कि हमारे इंडिया की कोई चीज़ है जो हमारे देश से बाहर हो? जैसे इंग्लैंड में तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं क्या जो इंडिया के बाहर हैं और इंडिया का ही है, और वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है? तो इसको समझाने के लिए आप यहाँ नीचे समझिए, समझने के लिए इसको आप नीचे समझिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे मैंने ये बोला, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये इंग्लैंड का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो ये जहाँ तक इंडिया पूरा ये फैला हुआ है, जहाँ तक ये पूरा इंडिया फैला हुआ है वो इसका डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये पूरा इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इंडिया के बाहर होती हैं, लेकिन वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। ओके, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की हैं और इंडिया के बाहर हैं, बट वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं ज़रूर 100%। जैसे इंडिया का एम्बेसी, मिलिट्री कैंप, कॉन्सुलेट्स। ये मैंने बना दिया कि ये सब इंडिया का एम्बेसी, मिलिट्री कैंप या कॉन्सुलेट्स ये कहाँ हैं? इंग्लैंड में हैं, बट ये सारी चीज़ें इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती हैं। ओके, तो आप क्लियरली ध्यान से सुनिए कि ये इंडिया जहाँ तक फैला हुआ है वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें इंडिया की हैं जो इंडिया के बाहर हैं, बट वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है, भले से दूसरे कंट्री में हो। तो क्लियरली ध्यान से सुनिए कि एम्बेसी, मिलिट्री कैंप, कॉन्सुलेट्स, यही एग्जैक्टली कुछ और दो चीज़ें हैं जो ऊपर हम आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। एम्बेसी, मिलिट्री कैंप, कॉन्सुलेट्स, ऊपर दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब ध्यान से आप सुनिए मैं क्या बोला या मैं क्या बोल रहा हूँ। बट इंडिया का अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ऑफिस है, बैंक है, एट्सेट्रा, अगर वो इंग्लैंड में है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। तो सर वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? जिस कंट्री के टेरिटरी में है वो। ओके, तो इंडिया का कोई एम्बेसी हो, मिलिट्री कैंप हो, कॉन्सुलेट्स हो, वो इंग्लैंड में भले से है, लेकिन वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। बट इंडिया का कोई कंपनी है, फर्म है, ऑफिस है, बैंक है, वो इंग्लैंड में है, तो वो इंग्लैंड का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, न कि इंडिया में माना जाएगा। ये बात एकदम क्लियर आप समझ लीजिए। तो जैसा रूल इंडिया के लिए अप्लाई है, सेम वैसा रूल इंग्लैंड के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब अगर इंग्लैंड का कोई एम्बेसी है, मिलिट्री कैंप है, कॉन्सुलेट्स हैं, वो सब इंग्लैंड का टेरिटरी माना जाएगा। बट ये है कि अगर इंग्लैंड का कोई बैंक है, ऑफिस है, वही ये सारी चीज़ें, ये कंपनी, बैंक, फर्म, ऑफिस, तो ये इंडिया के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। मतलब
इंग्लैंड का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये ऐसे ही होता है। अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक कंट्री जहाँ तक फैला हुआ है उसका डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ओके, तो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब एक देश जहाँ तक फैला हुआ है वो तो आएगा ही आएगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी में आल्सो क्या आता है, कुछ ऐसी सिलेक्टेड चीज़ें जो हमारे देश का और देश के बाहर है वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्या, जैसे मैंने बताया था, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री कैंप एट्सेट्रा लोकेटेड एब्रॉड, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में है वो। ओके, और दो चीज़ें मैं कह रहा था कि वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, जैसे ये पहला और ये दूसरा ये। ओके, शिफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मतलब शिफ्ट मतलब पानी में चलने वाला जहाज़, एयरक्राफ्ट मतलब हवा में चलने वाला जहाज़। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट, ये रेजिडेंट क्या होता है, बस इसको आप इतना समझ लीजिए फ़िलहाल में, रेजिडेंट मतलब इंडिया के लोग, जो इंडिया के लोग हैं उनको रेजिडेंट हम बोल रहे हैं। जस्ट सिंपल इसको आप इतना समझिए, फिर आगे हम बताएंगे। मतलब हमारे इंडिया द्वारा कोई भी शिफ्ट एयरक्राफ्ट कहीं भी चलाया जा रहा है तो वो हमारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, ये शिफ्ट और एयरक्राफ्ट। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट, मतलब वो इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा इन द इंटरनेशनल वाटर, कहीं भी जाके किसी भी कंट्री में जाके। फिशिंग वेसल मतलब मछली मारने वाला कोई जहाज वहाज होगा। ऑयल नेचुरल गैस रिग्स, ये कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, और एम्बेसी कॉन्सुलेट, तो ये आप एग्जैक्टली ध्यान से सुन लीजिए कि शिफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट होगा जो इंडिया के लोगों द्वारा चलाया जाएगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो कहीं भी चलाए जाके। फिशिंग वेसल हो, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स हो, वो ऑपरेट चलाया जाए हमारे नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा किसी भी कहीं भी जाके, वो हमारे यहाँ आएगा। एम्बेसी इंडिया का हो, कॉन्सुलेट्स इंडिया का हो, मिलिट्री कैंप इंडिया का हो, वो किसी भी बाहर कंट्री में एब्रोड में इस्टेब्लिश हो, वो इंडिया के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ओके, लेकिन मैंने इसमें कहीं नहीं लिखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे इंडिया का बैंक हो, ऑफिस हो, ओके, या कोई कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो बाहर इस्टेब्लिश हो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, मैंने ये कहीं भी नहीं बोला हुआ है। तो मतलब ये बाकी जो चीज़ें हैं वो जिस कंट्री में भी होंगी वो उसी के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारे में नहीं आएगा। तो इसलिए देखो क्या लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड क्या हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। जैसे हमारा अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश है दूसरे कंट्री में जाके, जैसे एम्बेसी, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आए वो माना जा रहा है। तो ऐसे ही इंग्लैंड का कोई भी एम्बेसी हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश है तो वो इंग्लैंड का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट लिखा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता। जैसे एम्बेसी हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, मिलिट्री कैंप हो गया फॉरेन कंट्री का, हमारे इंडिया में इंग्लैंड का अगर एम्बेसी है तो वो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UNO, WHO हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश है तो वो उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री का है वो। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब अपने आप को थोड़ा ये टेस्ट करिए, देखिए आता ही नहीं आता है, टेस्ट करके बताइए आप लोग। जैसे एन इंडियन कंपनी इन लंदन, अब देखिए इंडिया का ही कंपनी है लेकिन कहाँ पे है, लंदन में। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, ये इंडिया हो गया और ये लंदन हो गया। यहाँ पे इंडिया का क्या है, इंडिया का यहाँ पे क्या है, कंपनी है। तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया का कंपनी है जो कि दूसरे देश में है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ बताएं, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, ये सब आएगा तब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी जो भी चीज़ें इंडिया के बाहर हैं वो इंडिया का है, वो उन्हीं के डोमेस्टिक टेरिटरी में जिस कंट्री में है वो। तो कंपनी है ना ये, तो इस लंदन में है तो वो लंदन में ही माना जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया में है, अब किसी का भी ऑफिस हो हमारे इंडिया में तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, लेकिन अगर एम्बेसी होता किसी कंट्री का तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होता। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, किसी जापानीज़ का है हमारे इंडिया में कंपनी, हमारे में ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अगर लेकिन हमारा यही कंपनी उनके यहाँ होता है तो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, ये तो ऑफिस है जस्ट सिंपल सा, वो भी न्यूयॉर्क में, तो उसी के कंट्री में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडियन एम्बेसी, देखो ये क्या कह रहे हैं, इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो हमने बताया आपको एम्बेसी कहीं भी हो अगर हमारे इंडिया का हो तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ब्रांच ऑफ SBI, मतलब ये क्या है, बैंक है, ये तो बैंक इन इंडिया, कहीं भी हो हमारे इंडिया में, जैसे SBI ब्रांच है, बैंक है, ये तो हमारे इंडिया में ही है, ये तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। लेकिन यही ब्रांच अगर इंग्लैंड में होता तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, देखिए
ये रसिया का एम्बेसी है हमारे इंडिया में, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग इन अमेरिका, टाटा ने अपना बिल्डिंग अमेरिका में क्या दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो वो बिल्डिंग तो अमेरिका में ही है, तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अगर एम्बेसी होता तब हमारे कंट्री में आता। ओके, आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट मैंने आपको बताया कि हमने आपको जस्ट ऊपर बताया कि हमारे जो इंडिया के लोग होते हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। ओके, तो इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट में चाहे इंडिविजुअल, चाहे पर्सन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दोनों आते हैं। ओके, अब आगे दो कंडीशन लिखे हैं नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री, रिजाइड्स का मतलब रहना होता है। सामान्यतः जैसे कोई भी पर्सन किसी देश में रहता है तो उसी देश का रेजिडेंट होता है। ओके, जैसे मैं वो अपने देश में रह रहा हूँ तो मैं अपने देश का रेजिडेंट हूँ, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए उसी कंट्री में। मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बेसिक एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटीज़। बेसिक एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इसके बेसिक एक्टिविटी वो उसी देश में कर रहा हो जिस देश का वो रह रहा है। बट ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये बहुत डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। लिव्स इन अ कंट्री मोर देन 1 ईयर। पहले तो शुरुआत के आपको तो बताया कि जो नॉर्मली एक इंसान अपने देश में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाई करता है, और क्या लिखा है कि नॉर्मली वो उसी देश में 1 साल से ज़्यादा रहा हो। तो मतलब क्या है इसका पॉइंट का कि सर क्या कोई इंडिया का है, अगर वो 1 साल से बाहर जाके किसी और इंग्लैंड कंट्री में रहने लगा तो क्या वो सर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा वो किसी और कंट्री में जाके रहने लगा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा। ओके, ये बात आप ख्याल रखे रहिए कुछ भी। अब मान लीजिए अमेरिका का कोई है, वो हमारे इंडिया में आके 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा आके रह रहा है, तो हमारे इंडिया का ही वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? ये टैक्स पर्पज़ के लिए ऐसा होता है। ओके, तो व्हाट थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट में क्या चीज़ें नहीं आती हैं? देखिए ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि हमारे इंडिया का कोई है तो नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर बाहर का कोई हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बनना चाहता है तो वो 1 साल से ऊपर आके हमारे कंट्री में उसको रहना पड़ेगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या चीज़ें नहीं आती हैं वो देख लेते हैं। जैसे कोई फॉरेनर है, फॉरेन का टूरिस्ट है, जाहिर सी बात है वो फॉरेन का है, हमारे देश में आया तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ है ना, सिंपल सी बात है, फॉरेन स्टाफ है, हमारे देश का है नहीं तो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे देश का नहीं माना जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, अब ये सब ऑफिसेज हैं जो बाहर कंट्री गए, हमारे देश का नहीं है, तो नॉर्मल रेजिडेंट में इंस्टीट्यूशन भी आते हैं ना, ये हमारे देश का होता है नहीं दूसरे कंट्री का, तो वो उन्हीं देश का माना जाएगा जिस देश का है ये। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स, मतलब कॉमर्शियल मतलब व्यापार के जरिए से आए हुए हैं, सीजनल वर्कर्स जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, ये सब बाहर के लोग हैं तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। बॉर्डर वर्कर मतलब जो काम की तलाश में कभी बॉर्डर के इस पर आ जाते हैं फिर अपने देश में चले जाते हैं। ओके, ये सब नहीं आएगा कोई। तो कुल मिला जुला के ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये सब फॉरेनर ही है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है, हमारे देश के लोग नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने नोट करके ये लिखा है ये तीसरे पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए कि अगर कोई भी इंसान हमारे देश में आके रह जाता है तो हमारे देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। मैंने आपको बताया ये टैक्स पर्पज़ के लिए होता है। इफ़ एनी फॉरेनर लिव्स इन ए कंट्री, मैं मान लेता हूँ इंडिया, मोर देन 1 ईयर, हमारे इंडिया में आके 1 साल से ज़्यादा रह लेता है, वह ही विल बी कंसीडर्ड, ओके, ही और सी विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, मतलब इंडिया का ही माना जाएगा जैसे कि वो इंडिया में आके रह रहा है। ओके, अब जैसे एग्जांपल हमने थे विराट कोहली की। अब विराट कोहली हमारा इंडिया छोड़ के वो इंग्लैंड में जाके बस गए, अब वो इंग्लैंड में जाके रहने लगे हैं तो वहाँ पे जब 1 साल से ज़्यादा रहने लगेंगे तो वो नॉर्मल रेजिडेंट वहीं के माने जाएंगे। तो सर कहते हैं सर ये नॉर्मल रेजिडेंट अलग है, सर ये सदस्यता क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है? तो नॉर्मल रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो आगे हम कॉन्सेप्ट वही देखते हैं। ये टेस्ट योरसेल्फ, आप ये अपने आप को टेस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने आपके सही हैं।
सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, ये दोनों बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, रेजिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट आपने ऊपर देख लिया है, ओके। कि रेजिडेंटशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रहने के ऊपर होता है, कि अगर आप किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो तो आप उसी देश के रेजिडेंटशिप माने जाओगे। क्या सर सिटीजनशिप भी कहलाए जाएंगे क्या? नहीं, सिटीजनशिप का मैटर अलग है। तो पहला हम देखते हैं सिटीजनशिप, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप कैसा कॉन्सेप्ट है? लीगल, मतलब कि देश का कानून जैसा बोलता है वो वैसा ही माना जाएगा। रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, मतलब किस इकोनॉमी में जाके आप रह रहे हो, रहने के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड पॉइंट सिटीजनशिप में, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ एंड सम लीगल प्रोविजन ऑफ ए कंट्री। मतलब कह रहे हैं कि सिटीजनशिप आपको 2 तरीके से मिल सकती है, कि पहला कि प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ मतलब आपकी पैदाइश है, आप कहाँ पे बर्थ होता है आपका। जैसे मान लो मैं इंडिया का ही हूँ, मेरा इंडिया में ही जन्म हुआ है, तो मैं इंडिया का ही सिटीजनशिप माना जाऊँगा बाय बर्थ, ओके। सम लीगल प्रोविज़न ऑफ ए कंट्री, अच्छा ये जो लाइन लिखा है ये बाहर के लोगों के लिए है, मतलब अगर कोई बाहर फॉरेनर कोई भी इंडिया में आके अगर सदस्यता पाना चाहता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इंडिया का जो लॉ है अगर वो उसे प्रोवाइड करता है कि ठीक है हम आपको सिटीजनशिप देंगे, तो वो सिटीजनशिप बन सकता है। तो क्या सर अगर कोई फॉरेन का कंट्री हमारे इंडिया में आके अगर सिटीजनशिप लेता है तो वो उस कंट्री का उसका सदस्यता ख़त्म हो जाए क्या सिटीजनशिप? नहीं ख़त्म होता है, ओके। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि डुअल सिटीजनशिप इज़ पॉसिबल, आप एक टाइम पे 2 देश के सिटीजनशिप बन सकते हो, ओके। जैसे मैं इंडिया का हूँ, अगर मुझे अमेरिका का सिटीजनशिप मिलता है तो मैं इंडिया का भी रहूँगा और अमेरिका का भी सिटीजनशिप रहूँगा, तो सिटीजनशिप पॉसिबल है। डुअल रेजिडेंटशिप पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप रहोगे तो आप कहीं एक ही जगह, चाहे इंग्लैंड में जाके रहो चाहे इंडिया में रहोगे तो आप एक ही जगह। 1 साल से कहीं ज़्यादा रह लिए, जैसे आप कहते हैं कि सर कोई पूछ लेते हैं, कहते हैं सर हम जाएँ अमेरिका में, सिर्फ हम 3 महीना रहें और रह के वहाँ से इंडिया वापस चले जाएँ, तो कंडीशन यही है कि 1 साल से ज़्यादा रहेंगे तभी आप अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, नहीं तो नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा दूसरा पॉइंट को मैं बताया नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ एंड सम लीगल प्रोविजन ऑफ ए कंट्री। इसमें क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी रिजाइड्स एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये चीज़ आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि सामान्यतः जो किसी देश में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में रहता है, इस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप कैसे आपको मिलता है? इंडियन सिटीजनशिप पाने का क्या तरीका है? तो 2 तरीके हैं, ऊपर आपको पढ़ाया हूँ बट फिर से पढ़ा देता हूँ। इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज। व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जैसे मैं इंडिया का हूँ, मेरे पूर्वज इंडिया के हैं, तो मैं इंडिया में पैदा हूँ तो मैं इंडिया का ही रहूँगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे क्या सर मेरे पेरेंट्स घूमने के लिए अगर इंग्लैंड में गए हैं, वहाँ में अगर मेरी पैदाइश हो जाती है, क्या मैं इंग्लैंड का बन जाऊँगा सिटीजनशिप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो पूर्वज हैं वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, मेरे पेरेंट्स वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। मेरे जन्म कहीं भी हो मैं इंडिया का ही सिटीजनशिप रहूँगा, है ना। तो मैं कहीं भी जन्म हूँ, हालांकि मैं इंडिया में अगर मेरा पैदाइश होता है तो मैं तुरंत ऑटोमेटिकली बन जाऊँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा पैदाइश बाहर भी होता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो इंडिया के ही हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाऊँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये तो जब आपके पेरेंट्स इंडिया के ही, आपका इंडिया में जन्म हुआ तो आसानी से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ, ओके। ये दूसरा उनके लिए जो फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो इंडिया में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन अ फॉरेनर पर्सन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम और हर, तो फॉरेन के लोग अगर इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। इंडिया का लॉ अगर उन्हें अलाउ करता है तो सिटीजनशिप बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4th टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। तो मैं आपको बहुत पहले क्लियरली बता देता हूँ कि फैक्टर इनकम कमाया हुआ पैसा रहता है और ट्रांसफ़र इनकम जो कमाया हुआ पैसा नहीं रहता है, मतलब जस्ट सिंपल से आपको ऐसे ही मिल जाता है। मीनिंग देख लेते हैं। द इनकम विच इज़ रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, जब आप फैक्टर सर्विस देते हो तो उसके बदले में आपको जो भी इनकम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। द इनकम विच इज़ रिसीव्ड फॉर नॉट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, मतलब जब आप कोई भी सर्विस नहीं देते हो और बिना सर्विस दिए आपको कोई पैसा मिल जाए या रिसीव हो जाए तो उसको ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। नेचर क्या होता है?
इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, चाहे डोमेस्टिक इनकम चाहे नेशनल इनकम, वो दोनों में इंक्लूड होता है फैक्टर। कमाया हुआ पैसा इंक्लूड होगा। ट्रांसफर इनकम इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओके, न तो नेशनल में न तो डोमेस्टिक में। कॉन्सेप्ट क्या है, ये अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब फैक्टर इनकम क्या है, कमाया हुआ पैसा है ये, है ना। और ट्रांसफ़र इनकम क्या है, रिसीव कॉन्सेप्ट, मतलब जब आप जस्ट आपको सिंपल से रिसीव हो जाता है, कमा के आपको नहीं मिलता है वो, जैसे फादर से आपको पैसा मिल जाता है पॉकेट मनी, या सिंपल। रिसिपिएंट, फैक्टर इनकम को रिसीव करने वाले कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने, 4 होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरेस्ट। इनके द्वारा जो इनकम रिसीव किया जाता है वो फैक्टर इनकम होता है। तो रिसिपिएंट कौन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है ट्रांसफ़र इनकम में, इट इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। कैसे, हाउस होल्ड क्या रिसीव करता है ट्रांसफ़र इनकम, जैसे हाउस होल्ड में ओल्ड एज पेंशन मिल जाता है, बूढ़े लोग जो रहते हैं उनको ट्रांसफ़र इनकम होता है वो, क्योंकि वो कमा के तो रिसीव करते नहीं हैं। अब जैसे एलपीजी के ऊपर क्या मिल जाता है आपको, सब्सिडी मिल जाता है, ओके, तो ये भी ट्रांसफ़र इनकम है। गवर्नमेंट जो पैसा आपसे टैक्स के नाम पे लेती है वो क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है गवर्नमेंट के लिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फैक्टर इनकम में, तो यही चारों के ऊपर जो इनकम मिलेगा वो क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही सिर्फ आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ट्रांसफ़र इनकम में क्या है, स्कॉलरशिप आपको जो मिल जाती है, ओल्ड एज पेंशन जो आपको, टैक्स जो पैसा सरकार को मिल जाता है, या पॉकेट मनी जो आपको मिल जाती है, ओके। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा क्लास।